हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी पुराने चैप्टर्स हैं जो कि हो चुके हैं लेसन 10th तक, आप उन्हें भी टाइम टू टाइम रिकॉल करते रहें, उन्हें जरूर सुने जिससे कि वो आपको याद हो और जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सके। इसके लिए जरूरी है कि आप पुराने वीडियोस को भी जब भी आपको टाइम हो आप उसे जरूर सुने। तो हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। इसे स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं हम पहले उन्हें समझेंगे। यह हमारी यूनिट 4 है स्टूडेंट्स, जिसका नाम है बाल्यावस्था उत्तर और ये हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास, सर्वाइवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम मीनिंग ऑफ सर्वाइवल यानी उत्तरजीविता का अर्थ, वृद्धि तथा विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड एरिया ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे। शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेदात्मक विकास, physical development, motor development, cognitive development, sensory development, language development, social development and emotional development, and good nutrition यानी समुचित पोषण के बारे में जानेंगे, और stages of in development यानी विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे हम नवजात शिशु के बारे में जानेंगे, उनकी प्रतिवर्ती क्रियाएं, संवेदनात्मक क्षमताएं, सेंसरी कैपेबिलिटीज के बारे में जानेंगे, कि शैशवावस्था से किशोरावस्था के विभिन्न चरणों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से चरण के चरणों को पूरा करते हुए एक बच्चा शैशवावस्था से किशोरावस्था तक पहुंचता है, जिसमें कौन कौन से विकास होते हैं, जिसमें शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। इसके अलावा हम सोच विचार में शामिल विभिन्न मानसिक क्रियाओं के बारे में समझेंगे, संज्ञानात्मक विकास के चरणों के बारे में जानेंगे, इसमें कौन कौन से स्टेजेस होती है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो इन सभी अवस्थाओं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल है उसमें आप करेंगे कि जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु के बच्चे के विकास के मापदंडों का निरीक्षण करें, जिसमें शारीरिक, क्रियात्मक, भाषा और सामाजिक भावनात्मक विकास। ये आपको प्रैक्टिकल वर्क समझाया जाएगा जिसे आपको अपने प्रैक्टिकल फाइल में करना होगा। तो हम अपना चैप्टर का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वहां से हम अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अधिगम उद्देश्य। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास की संकल्पना की व्याख्या करने में हम सक्षम हो सकेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वाइवल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि तथा स्वास्थ्य के पारस्परिक संबंध का विश्लेषण करने में एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड हेल्थ, वृद्धि और स्वास्थ्य के बीच में क्या पारस्परिक संबंध है हम इसे जान सकेंगे। और डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी है चाइल्डहुड की यानी बाल्यावस्था के विभिन्न चरणों के लक्षणों की चर्चा कर सकेंगे हम, कि कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से लक्षण हैं, उन्हें हम जान सकेंगे। विकास के पड़ावों का वर्णन करने में हम सक्षम हो सकेंगे कि कौन कौन से माइलस्टोन्स हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान होते हैं, हम इसे जान सकेंगे। नेक्स्ट है बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जांच करने में, कि बाल्यावस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की जांच करने में कि किस प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में विकास कहाँ तक पहुंच रहा है, कौन कौन सा विकास किस उम्र में होता है, यह हम सारा इस चैप्टर के दौरान जानेंगे। हम अपना चैप्टर उत्तरजीविता की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे कि उत्तरजीविता किसे कहते हैं। उत्तरजीविता के अर्थ को परिभाषित कीजिए। अगर हम सामान्य भाषा में या साधारण भाषा में उत्तरजीविता के बारे में समझें तो सरवाइव करना किसे कहते हैं, कि वातावरण में सरवाइव करना, किसी विशेष कंडीशन में सरवाइव करना, तो उसके लिए सरवाइव करना यानी कि जीवित बने रहना। अब जीवित बने रहने के लिए हमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं या किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले हमें जीवित बने रहने के लिए उचित देखभाल की आवश्यकता होती है,
पर्याप्त भोजन दिया जाना चाहिए। अपने लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि अगर पर्याप्त भोजन नहीं होगा तो कुपोषित हो जाएगा बच्चा। कुपोषित होने के कारण उसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है और समय से पहले ही मृत्यु हो जाने का भी डर रहता है। इसके अलावा जो जल है वो साफ सुथरा होना चाहिए। अशुद्ध जल पीने की कमी, अशुद्ध जल पीने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें टाइफाइड, हैजा, पेचिश, अतिसार जैसी बीमारियां हो सकती है। तो शुद्ध जल पिया जाना चाहिए और वातावरण की साफ सफाई का ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, क्योंकि वातावरण में अगर साफ सफाई नहीं होगी, गंदगी होगी, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लड़कियों तथा माताओं की शिक्षा, यानी कि उन्हें एजुकेट किया जाना चाहिए, उन्हें अवेयरनेस दी जानी चाहिए, जिससे कि वो इस महत्ता को समझ सके, इस इम्पोर्टेंस को समझ सके कि किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए किन किन कार्यों की आवश्यकता होती है, या किन किन क्या कार्य किए जाने चाहिए जिससे कोई भी बच्चा इस वातावरण में आसानी से सरवाइव कर सके, यानी अपना जीवन जी सके। नेक्स्ट है जीवाणुओं से उनकी रक्षा करना, यानी जो जीवाणु रोग पैदा करते हैं उनसे उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि बहुत सारे संक्रामक और असंक्रामक बीमारियां होती हैं, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जिसके कारण कि बच्चों में 0 to 6 ईयर के जो बच्चे हैं उनके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस प्रकार की जानकारी दी जानी चाहिए जिससे कि इन रोगों से बचा जा सके, और इस रोगों से बचने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की जाती है, इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि इन बीमारियों की रोकथाम की जा सके। तो सरवाइव करना किसे कहेंगे कि इस वातावरण में जीवित रहने के लिए बहुत सारे अनिवार्य कार्य करने चाहिए होते हैं, और ये निम्न प्रकार के अनिवार्य कार्य हैं जो कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए करने आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि जब बच्चों की उचित देखभाल की जाती है और उन्हें पर्याप्त भोजन करवाया जाता है तथा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी रक्षा की जाती है, तथा ये बच्चे तभी बुनियादी कार्य करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, वो क्या है, उनकी एक उचित देखभाल की जाए, उन्हें पर्याप्त भोजन दिया जाए और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से उनकी सुरक्षा की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह उनकी उत्तरजीविता के लिए एक संकट हो जाता है, मतलब इस वातावरण में उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। किन कारणों से मुश्किल हो जाता है? अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तथा संक्रमण से ग्रस्त हो जाने पर, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और डेवलप इन्फेक्शन के कारण इन्हें इन आक्रमणों से गुजरने की इनसे बचने की आवश्यकता होती है। ये जो कारण है जिसमें कि पोषक तत्वों की कमी होने पर तथा संक्रमण से ग्रस्त हो जाने पर इन्हें इन आक्रमणों से उभरने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह उनकी उत्तरजीविता के लिए एक संकट है। किस प्रकार से संकट है कि अगर बच्चे को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा, उसे पर्याप्त देखभाल नहीं मिलेगी, उचित देखभाल नहीं मिलेगी, स्वच्छ जल नहीं मिलेगा, और अगर माताओं को और गर्ल्स को अवेयरनेस नहीं होगी, उन्हें एजुकेट नहीं किया जाएगा, उन्हें रोगों से और बच्चों को अगर रोगों से नहीं बचाया जाएगा, तो यह उनकी उत्तरजीविता के लिए, यानी कि उनको जीवित बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। अब इसमें जो निम्न आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए अतिरिक्त भोजन की व्यवस्था करना तथा उन्हें सही मात्रा में पर्याप्त पोषक तत्व देना अत्यंत आवश्यक है। उन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व दिए जाने चाहिए, जिससे भोजन की कमी के कारण उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई रोग ना हो। यहाँ पर हमने उत्तरजीविता की डेफिनेशन के बारे में जाना। अब अगर कोई भी बच्चा है, कोई भी बालक है, बालिका है, अगर वो प्रॉपरली सरवाइव कर रहा है तभी उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसका वृद्धि और विकास सही प्रकार से हो पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तरजीविता की परिभाषा को समझाया गया है। अब हम और थोड़ा सा उत्तरजीविता के बारे में जानते हैं। बाल्यावस्था में बहुत सारे जानलेवा रोग हो जाते हैं, जिसमें कौन कौन से रोग हैं जो कि बाल्यावस्था में हो जाते हैं? तपेदिक, काली खांसी, डिफ्थीरिया, पोलियो, टिटनेस आदि रोगों के लिए उनकी प्रतिरक्षा करना आवश्यक है। यानी कि बच्चों को इन रोगाणुओं से बचाने के लिए, इन जानलेवा रोगों से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका समय समय पर टीकाकरण करवाया जाए, जिससे इन जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाया जा सके। मलेरिया और न्यूमोनिया जैसे रोग भी बच्चों के जीवन के लिए खतरा है। इनमें से 1/3 से अधिक मृत्यु कुपोषण के कारण होती है।
बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें उचित पोषण, अब यहाँ पे ये सब कारण बताए गए हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्लाइड में डेफिनेशन बताई गई है। अब यहाँ पे ये बताया मैंने एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कार्य हैं जो कि उत्तरजीविता के लिए आवश्यक हैं। तो उसमें यह बताया गया है पहला कि उन्हें रोगाणुओं से बचाया जाना चाहिए। और अब इसमें कारक हैं कि कौन कौन से कारक हैं। पहला कारक है कि कुपोषण की कमी के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण वो सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। बाल मृत्यु का निर्धनता के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब दूसरा कारण क्या हो गया, यहाँ पे पहला कारण बताया गया है कुपोषण की कमी के कारण बच्चे उत्तरजीविता अपनी नहीं चला सकते, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा कारण क्या है, निर्धनता। निर्धनता के कारण बच्चे सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोषण की कमी के कारण बाल मृत्यु हो जाती है। निर्धन देशों और धनवान देशों के निर्धनतम लोगों के लिए शिशु तथा बाल उत्तरजीविता में प्रगति हुई है, पर बहुत धीमी गति से प्रगति हुई है। जन स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत स्वच्छ जल तथा बेहतर स्वच्छ सफाई इसकी कुंजी है, कि बच्चों को सही प्रकार से शुद्ध जल दिया जाना चाहिए तथा बेहतर साफ सफाई की जानी चाहिए, जिससे कि वो वातावरण में सरवाइव कर सके। शिक्षा, विशेषकर लड़कियों तथा माताओं की शिक्षा बच्चों के जीवन को भी बचाने में सहायक होती है। आय की वृद्धि सहायक हो सकती है, किंतु जब तक जरूरतमंद लोगों तक इन सेवाओं के पहुंचने का पुख्ता प्रबंध नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो फैसिलिटीज बच्चों तक पहुंचाई जानी चाहिए, जो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, अगर वो उन तक नहीं पहुंचेगी और जो बीच में ही भ्रष्टाचार के कारण यह सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी जिन लोगों के लिए वो बनाई गई है, तो यह सारे कार्य कर पाने बहुत मुश्किल है। यानी कि जो उत्तरजीविता है उसको चला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अतः कोई बच्चा ठीक से तभी बड़ा होगा जब उसके वातावरण में जरूरी साधन उपलब्ध होंगे, उसे प्रॉपरली सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, तभी वो इस वातावरण में ठीक से बड़ा हो सकेगा। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा बच्चा सही ढंग से अपना विकास हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थितियों में बच्चों की वृद्धि पूर्णतः थम भी सकती है, जिसे हम वृद्धि का रुक जाना कहते हैं। एक बच्चे की वृद्धि कब रुक जाएगी, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए कि एक बच्चे की वृद्धि किस प्रकार रुक सकती है। तो किस प्रकार रुक सकती है, अगर उसे सही पोषण ना प्रदान किया जाए, अगर निर्धनता के कारण बच्चे की वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसे सही प्रकार से पोषण नहीं मिल पाएगा, उसका शारीरिक विकास सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं अगर बच्चों तक वो नहीं पहुंचाई जाएगी, और शिक्षा, विशेषकर लड़कियों और माताओं को जो अवेयरनेस दी जानी चाहिए, जो उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, वो आवश्यक है, और आय में वृद्धि सहायक हो सकती है। और अगर यह सारी चीजें नहीं होंगी, ये सभी कार्य नहीं संपन्न होंगे, तो किसी ऐसी परिस्थिति में एक बालक का वातावरण में सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा, उसकी उत्तरजीविता नहीं चल पाएगी, और जिसके कारण की उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वृद्धि का रुक जाना कहते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स हमने उत्तरजीविता की डेफिनेशन के बारे में जाना, कारणों के बारे में जाना, और वृद्धि रुक जाना किसे कहते हैं इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वृद्धि और विकास किसे कहते हैं। वृद्धि और विकास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपका फिजिकल एजुकेशन में भी है और होम साइंस सब्जेक्ट में भी है, कि अगर कोई बच्चा सरवाइव कर रहा है, उसका सरवाइव करना तभी सही प्रकार से होगा जब उसका वृद्धि, या मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं कि एक बच्चा तभी जीवित रह पाएगा जब उसका वृद्धि और विकास सुचारू रूप से हो रहा है। यहाँ पे हम वृद्धि के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने बनाई है उसमें भी मैंने वृद्धि और विकास को एक्सप्लेन किया है, पर यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है और मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं आपको वृद्धि और विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकूं। और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो एनसीईआरटी की बुक में जो भाषा दी गई है, मैंने उसी के आधार पर दोबारा से मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। यहाँ पे वृद्धि किसे कहेंगे, सबसे पहले हम वृद्धि को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, वृद्धि के अगर मैं इंडिकेटर्स बोलूं, सूचकांक बोलूं, तो दो सूचकांक है। पहला है वृद्धि को कैसे देखा जा सकता है, यानी वृद्धि यानी उसके लंबाई को जानना और उसके भार को नापना। पहली लाइन है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं। अब किसे माप सकते हैं, यानी हम भार को माप सकते हैं और हम लंबाई को नाप सकते हैं। आपने
आपने पढ़ा है कि एक बच्चे का जन्म के समय जो भार है वो 2.5 किलो और उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी हम उसे नाप सकते हैं। यानी हम उसको यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है कि वृद्धि शब्द इन परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। परिणात्मक यानी कि जिसे मेजर किया जा सकता है, उसकी क्वांटिटी को किया जाता है। यहाँ पे दो शब्द है, क्वांटिटी और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब है कि किसी को नापना, किसी की क्वांटिटी जानना। जैसे उसका हम नाप सकते हैं, कैसे नाप सकते हैं? जैसे लंबाई को हम कहते हैं कि इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, वैसे ही भार भी हम कहते हैं कि 10 किलो है, 20 किलो है। इस तरीके से हम नाप सकते हैं। यानी पहला डिफरेंस है कि वृद्धि को नापा जा सकता है या माप सकते हैं, जबकि विकास को मापना कठिन है। विकास को मापना कठिन क्यों है? क्योंकि वृद्धि के अंदर आता है शारीरिक विकास, जबकि विकास के अंतर्गत सभी विकासों को लिया जाता है। जितने भी विकास आते हैं जिसमें शारीरिक विकास है, भाषा का विकास है, संवेदात्मक विकास है, संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास, ये सभी विकास है वो विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी इसके अंदर गुणों को देखा जाता है, गुणों को देखा जाता है, विकास के अंतर्गत गुणों को देखा जाता है, और वृद्धि के अंदर उसके परिणाम को जाना जाता है। यानी वृद्धि को हम नाप सकते हैं। इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, किसी की क्वालिटी को देखना। अब हम कहेंगे कि क्वालिटी को देखना कैसे? जैसे कि भाषा का विकास है, तो भाषा को हम नाप नहीं सकते, पर हम कह सकते हैं कि उसकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, उसका समाज के लोगों से मिलने का तरीका बहुत अच्छा है, सभी समाज के व्यक्ति उसके साथ बना के रखते हैं, परिवार, समुदाय, स्कूल, कॉलेज, सब में उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो ये क्या है? यानी हम उसके गुणों को जान रहे हैं। किसी का मानसिक विकास कितना हो रहा है, उसका सामाजिक विकास कितना हो रहा है, उसमें किसी भी व्यक्ति के गुणों को जाना जाता है। तो यहाँ पे पहला डिफरेंस है कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापा नहीं जा सकता। क्योंकि वृद्धि के अंदर दो बातों को कंसिडर किया जाता है, एक है लंबाई और दूसरा है भार। तो हम लंबाई को भी नाप सकते हैं और हम भार को भी नाप सकते हैं, पर हम विकास को नापना कठिन है हमारे लिए। अब दूसरी अगर आप लिखेंगे तो वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तन है, जिसमें गुणों को देखा जा सकता है। जैसे जब बालक की उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसकी लंबाई और चौड़ाई भी बढ़ती है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास में अगर हम बात करें तो विकास में कार्यकुशलता यानी स्किल्स क्या है? अब किसी भी बच्चे की स्किल्स है तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि इसके कार्य करने की स्किल्स 50 किलो है या 100 किलो है। नहीं, हम खाली उसके गुणों को देख सकते हैं कि वो कितना कौशलपूर्ण काम कर रहा है, कितना कितने स्किल्स हैं उसके अंदर। उसमें बोलने का स्किल है, उसमें लिखने का स्किल है, उसमें डांस करने के गुण हैं, कौशल है, उसकी कार्य क्षमता कैसी है आदि की वृद्धि होती है। तो विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सारे गुण बढ़ते हैं तो वहां पे विकास का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें गुणों को देखा जाता है और इसमें परिणाम को देखा जाता है, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं यानी नाप सकते हैं। सेकंड पॉइंट है कि वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, अर्थात वृद्धि सीमित है। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वृद्धि क्या है? वृद्धि सीमित है, जबकि विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती है, यानी विकास असीमित है। वृद्धि सीमित किस प्रकार है? हम देखते हैं कि एक बच्चा जो है, जैसे ही उसका शारीरिक विकास चलता है तो वह थोड़े समय के बाद उसकी शारीरिक विकास में के दौरान उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि उसकी जैसे गर्ल्स हैं उनके अंदर अलग तरीके से शारीरिक बदलाव आते हैं, बॉयज में अलग तरीके से आते हैं। गर्ल्स की आवाज का पतला हो जाना, उनके शारीरिक अंगों में परिवर्तन आना, बॉयज के भी आवाज भारी हो जाना, और बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो इस प्रकार से यह एक उम्र तक आते हैं, यानी हम कहते हैं कि किशोरावस्था के दौरान के बाद ये रुक जाते हैं, जबकि विकास की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। अब जितने भी कौशल हैं वो आजीवन चलते रहेंगे। जैसे सामाजिक विकास है, सामाजिक विकास है, संवेदात्मक विकास है, भावनात्मक विकास है, वो जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। तो ये असीमित होता है, जबकि वृद्धि सीमित है। किशोरावस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है।
वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक तथा बाह्य दोनों रूप में होती है। आंतरिक और बाह्य रूप में कैसे होती है कि बाह्य रूप से भी हमें दिखाई देता है कि अब वेट बढ़ रहा है, अब लंबाई बढ़ रही है, और इंटरनली भी महसूस होता रहता है। जितने भी इंटरनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो पता चलते रहते हैं। पर विकास की प्रक्रिया केवल आंतरिक रूप से ही होती है। हम किसी के भी जो गुण हैं, जो विकास है, जो उसका डेवलपमेंट है, हम उसे इंटरनली महसूस देख सक इंटरनली वो होते हैं। हम उन्हें बाहरी रूप से यह नहीं देख सकते कि अब विकास इस उम्र में कितना हुआ है, अब आगे कितना होगा। हम खाली उनके कौशलों को देख सकते हैं, पर उनको नाप नहीं सकते। वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन है उसे सामान्य रूप से देखा जा सकता है, यानी हम उसकी लंबाई को, उसके भार को देख सकते हैं, पर विकास को देखा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण है। या छोटा सा चरण कैसे है कि जितने भी हमारे विकास के चरण हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो किशोरावस्था तक वृद्धि होती है और उसके बाद वृद्धि धीमी पड़ जाती है, रुक जाती है, पर विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो विकास है, विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है। हम यहाँ पे कह सकते हैं वृद्धि एक संकुचित यानी छोटा शब्द है, संकुचित रूप है, थोड़े समय तक के लिए रहती है, जबकि विकास एक विस्तृत शब्द है। ये पूरे जीवन पूरे जीवन भर चलता रहता है विकास। तो इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में ये एक छोटा सा चरण है, जबकि विकास शब्द एक विस्तृत शब्द है और वृद्धि विकास का ही एक भाग है। यानी कि पूरे जीवन पर्यंत जब तक विकास होता रहता है, तो वृद्धि उसमें एक छोटा सा पहलू है। उसके बाद आगे भी बहुत सारी अवस्थाएं आती हैं जिसमें हमारा विकास चलता रहता है, पर हमारी वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ पे हमने वृद्धि और विकास को समझा, जिसमें हमने कहा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, जबकि विकास को मापना कठिन है। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि विकास में गुणात्मक यानी उसमें गुणों को देखा जाता है, जिसमें उसकी कार्य कुशलता, उसकी कार्य क्षमता, ये सब आते हैं। वृद्धि आजीवन नहीं चलती है, कुछ समय के लिए चलती है, जबकि विकास की जो प्रक्रिया है वो असीमित है और वो जीवन पर्यंत चलती है। वृद्धि है उसके आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में देखा जा सकता है, जबकि विकास खाली आंतरिक रूप में होता है। वृद्धि को देखा जा सकता है, जबकि विकास को देखा नहीं जा सकता है। उसे खाली हम महसूस कर सकते हैं, पर उसे देख नहीं सकते हैं। वृद्धि विकास का एक छोटा रूप है। विकास की सतत प्रक्रिया में एक छोटा सा चरण है, जबकि विकास जो है वो एक विस्तृत शब्द है। अब यहाँ पे वृद्धि और विकास को मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में टेबल बना के समझाया है। अब मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे आपको ये हमेशा याद रहेगा, आपको ये कभी नहीं भूल पाएगा। वृद्धि का शब्द आकार या परिणाम से है, अर्थात ऐसे भौतिक परिवर्तन जिसे मापा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि एक छोटा बच्चा जो कि इस तरीके से नजर आ रहा है, उसके बाद उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, उसके भार में वृद्धि हुई। 1 महीने के अंदर, 2 महीने में उसकी लंबाई और ज्यादा बढ़ गई। यानी कि ये ऐसे भौतिक परिवर्तन है जिनको नाप सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि बच्चे का भार 7 किलो हो गया है, 8 किलो हो गया है, बढ़ रहा है। उसके साथ साथ बच्चे की लंबाई बढ़ रही है। यानी अब जो वृद्धि है उसमें आकार और परिमाण को नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। ये भौतिक परिवर्तन होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं। अब आप सबको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एक जन्म के समय बच्चा इस प्रकार था, और जब वो 12 महीने का यानी 1 साल का हो गया तो वो इस प्रकार से हो गया। यानी कि उसका शारीरिक विकास हुआ है। और शारीरिक विकास हम किसे कहते हैं? हड्डियों और मांसपेशियों में जो विकास होता है उसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, जिसके कारण कि भार और लंबाई में परिवर्तन आता है। विकास का संबंध गुणवत्ता से है, यानी कि गुणों से है। वजन, लंबाई तथा आंतरिक अंगों के आकार में बढ़ोतरी वृद्धि है। वृद्धि केवल हमारे शरीर के आकार की ही नहीं होती। ऐसा होता तो एक नवजात शिशु 20 वर्ष की आयु के बाद केवल एक बड़ा शिशु ही होता। यानी कि वृद्धि केवल शरीर के आकार में वृद्धि होना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ विकास चलता रहता है।
वृद्धि भी चल रही है और विकास भी चल रहा है। विकास साथ साथ भाषा का विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है। एक छोटा बच्चा है, वो पहले अपनी मदर के पास रहता है, वो परिवार के दूसरे सदस्यों के पास जाता है, फिर वो आस पड़ोस के बच्चों के पास जाता है। इस प्रकार वो अपना एक सामाजिक दायरा बढ़ाता है। यानी वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, पर वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। आकार में वृद्धि के साथ साथ अंगों के स्वरूप तथा संरचना में परिवर्तन होता है और उसके कार्य में बदलाव आता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, अंगों के स्वरूप यानी कि मांसपेशियों और हड्डियों में बदलाव आ रहा है और संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, एक छोटा बच्चा जन्म के समय इस प्रकार था, और जब वो 1 साल का हो गया है तो उसके शरीर में, उसके आकार में, उसके रूप में, संरचना में परिवर्तन आ जाता है। एक शिशु अपना सिर उठाना शुरू करता है, फिर अपनी अ, पीठ के बल उलटने लगता है, फिर बैठता है। इसके पश्चात रेंगना और चलना और भागना शुरू कर देता है। ये बदलाव गुणात्मक होते हैं। अब आप के आसपास ये जो टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये अपने आप आसपास के वातावरण में देख सकते हो। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपके पड़ोस में आसपास कोई छोटा बच्चा है, तो आप देखोगे कि 3 महीने तक बच्चे को हम गोदी में रखते हैं और हम उसकी गर्दन के नीचे हाथ लगा के रखते हैं, क्योंकि इस समय तक वो अपना जो सिर का बैलेंस है वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो हम हर समय उसके सिर का ध्यान रखते हैं और हम उसके सिर के पीछे हाथ लगा के रखते हैं जब भी हम उसे अपने कंधे पर गोदी में लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सबसे पहले वो अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है। और इस कंडीशन में देखो आप, इसमें वो अपने सिर को बैलेंस करना सीख रहा है। जब वो 2 महीने का हो जाता है तो अपने सिर को बैलेंस करना सीखता है, और धीरे धीरे इसी दौरान वो करवट लेना भी शुरू कर देता है। करवट लेने के बाद जब वो 4 महीने से 6 महीने का होता है तो मदर उसे सहारा देके बैठना सिखाती है। धीरे धीरे वो बैठना सीख जाता है। आप देखोगे थोड़े समय तक वो एक तरफ गिरता है, कभी दूसरी तरफ गिरता है, पर धीरे धीरे वो बैलेंस बनाना सीख लेता है अपने शरीर में, और इस संतुलन के कारण वो बैठना शुरू कर देता है। फिर वो किसी भी चीज को पकड़ के, किसी भी वस्तु को पकड़ के खड़े रहने का अभ्यास करता है। फिर वो घुटनों से चलना प्रारंभ कर देता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर वो किसी के सहारे से चलना शुरू कर देता है। यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने आप खड़ा रहना शुरू कर देता है और फिर वो भागना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ये सब गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। इन सभी गुणात्मक बदलाव में परिणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, यानी गुणों में भी परिवर्तन हो रहा है और हम उसे नाप भी सकते हैं। जैसे अब हम नाप रहे हैं ना कि इस समय भार कितना है, नेक्स्ट अब भार इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ, लंबाई भी बढ़ गई है। यानी इसमें गुणों में भी परिवर्तन आ रहा है और उसके भार और लंबाई में भी परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए मैंने पहले भी ये लाइन कही है कि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, पर वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। बच्चा जब बैठने लगता है तो वह अधिक अवधि तक बैठने लगता है, दौड़ना शुरू करता है और फिर अधिक तेजी से भागना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे हम वृद्धि और विकास को समझ रहे हैं, जिसमें हमने समझा है कि वृद्धि को नाप सकते हैं, इसमें परिमाण को देखा जाता है, जबकि विकास है उसमें गुणों को देखा जा सकता है और इसे नापना कठिन रहता है। नेक्स्ट है कि बच्चा जैसे जैसे शैशवावस्था से विद्यालय पूर्व की उम्र तक बढ़ता है, उसकी लंबाई व वजन में वृद्धि होती है। शरीर के विभिन्न अंगों, सिर, छाती आदि में बदलाव आता है, किंतु क्या यह सब कुछ सही है? नहीं। हम जानते हैं कि शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ शरीर के अंगों का आकार निरंतर बढ़ता है और उसकी कार्य क्षमता में सुधार आता है। मतलब धीरे धीरे अंगों में और उसकी कार्य क्षमता में सुधार आता है। वो बैलेंस बनाना सीखता है, भागना सीखता है, वस्तुओं को पकड़ना सीखता है, अपने बैग का जो स्कूल बैग होता है उसका भार खुद लेना सीखता है। तो धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन आते जाते हैं। यह प्रक्रिया विद्यालय जाना प्रारंभ करने से पूर्व के वर्षों में नहीं रुक जाती। विद्यालय वर्ष तथा संपूर्ण किशोरावस्था में भी जारी रहती है, जब तक कि व्यस्त शरीर के आकार, संगठन तथा कार्यात्मकता का हासिल ना हो जाए। वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास एक साथ अनेक आयामों में होता है।
यानी कि वृद्धि के अंदर खाली हम एक एस्पेक्ट्स को देखते हैं, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट को देखते हैं, जबकि विकास में हम अनेक आयामों में क्या है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सारे ये जितने भी विकास है इन सबको कंसीडर किया जाता है। शिशु की सोचने की क्षमता का विकास होता है, वह लोगों के साथ संबंध बनाता है और अपनी भावनाओं को समझता है तथा नियंत्रित करना सीखता है। बोलने के क्रम में वाक्य संरचना का विन्यास बदलने लगता है। ये सारा आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा जब मैं आपको भाषा का विकास समझाऊंगी, जिसमें मैं आपको यह समझाऊंगी कि किस प्रकार शुरुआती दौर में बच्चा रो के, यानी जब बच्चा रोता है तो मदर समझ जाती है इसे भूख लग रही है, लग गई है, या यह अनकंफर्टेबल है, जिस तरीके से वह सो रहा होता है। मतलब मदर को बुलाने का सबसे पहली भाषा कौन सी होती है, बच्चा रोकर अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। तो यह सब हम आगे समझेंगे, पर ये जितने भी विकास है, यह इसके बहुत सारे आयाम हैं, जिसमें बहुत अलग अलग आयाम हैं, जिसमें सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, संवेदात्मक विकास, सबको कंसीडर किया जाता है। और मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूंगी, वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, जबकि वृद्धि के अंदर सिर्फ एक पहलू को देखा जाता है, वो है शारीरिक परिवर्तन, जो कि एक समय तक होता है और उसके बाद वो रुक जाता है। पर विकास के अनेक आयाम होते हैं जो कि जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। बहुमुखी विकास अर्थात बहुमुखी विकास होता है, समय के साथ साथ शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक लक्षणों, व्यवहारों, सोचने के तरीकों तथा जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालने के सुव्यवस्थित पद्धतियों के रूप में हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। यह बहुमुखी विकास होता है, यानी कि ये ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, जिसके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, मनोवैज्ञानिक लक्षणों में परिवर्तन होता है, बिहेवियर में चेंज आता है, हमारे सोचने के तरीकों में चेंज आता है, और जिस प्रकार हमारी जीवन की मांग होती है, यानी हमारी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अनुसार हमारे अंदर विकास होते चले जाते हैं। और इन सभी पहलुओं को हम विकास के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो नई डेफिनेशन समझेंगे, एक है विकासोन्मुख किसे कहते हैं और दूसरा है कि क्रमागत विकास किसे कहते हैं। विकासोन्मुख का अर्थ है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो इस प्रकार होती है, यह परिवर्तन बच्चों को ऐसे कौशल और क्षमता हासिल कराने में सहायक होते हैं जो इन्हें पूर्ववर्ती कौशल तथा क्षमताओं की तुलना में अधिक दक्ष और परिष्कृत करती हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्टूडेंट्स की विकासोन्मुख का अर्थ है कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हर दिन उसमें नए नए परिवर्तन आते हैं। जैसे एक बच्चा है, वो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइंस बनाना सीखता है जब वो प्री स्कूल में जाता है। धीरे धीरे वह क्या करता है, स्टैंडिंग लाइन से पूरी शेप बनाना, जैसे ए है तो उसे किस प्रकार बनाएंगे, बी है तो कैसे बनाएंगे, फिर धीरे धीरे वो दो वर्ड्स को जोड़ता है, फिर धीरे धीरे वो चार वर्ड्स को जोड़ के बनाना शुरू कर देता है और ऐसे पूरा सेंटेंस बना देता है। यानी यह जो विकास की प्रक्रिया है, इसमें बच्चा जो कौशल और क्षमता वो आज हासिल करता है, उसे वो जब आगे उसकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो और ज्यादा निपुण होता चला जाएगा, उसका ज्ञान और ज्यादा बढ़ जाएगा किसी भी काम को सीखने में, करने के लिए। इसका दूसरा एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे एक बच्चा है, उसे हम जब डांस सिखाना शुरू करते हैं तो पहले उसे बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वो सीखता चला जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डांस करना शुरू कर देता है। वैसे ही एक बच्चा जैसे जैसे अपनी शुरुआत करता है, हर दिन वो एक नई चीज सीखता है। जैसे एक दिन जैसे कुछ समय के लिए वो बैठना सीखता है, उसके बाद वो किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा होना सीख जाता है, फिर वो किसी की फिंगर पकड़ के चलना सीखता है और फिर वो अपने आप ही भागना शुरू कर देता है। यानी पहले दिन से जब तक वो भागना शुरू करता है, जब तक वो और ज्यादा निपुण हो जाता है उस काम को करने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं, विकासोन्मुख कहते हैं। नेक्स्ट है क्रमागत से क्या आश्चर्य है। ऑर्डरली से क्या मतलब है कि विकास में एक क्रम होता है, प्रत्येक विकास पूर्ववर्ती पर आधारित होता है और उससे पहले गठित नहीं हो सकता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमेशा हम सरल चीज से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम कठिन की तरफ जाते हैं। वैसे ही विकास का एक क्रम होता है कि पहले बच्चा अपने गर्दन को बैलेंस करना सीखता है, फिर वो उसी दौरान करवट लेना सीखता है, फिर वो सहारे के साथ बैठना सीखता है। सभी
सभी बच्चों का विकास ऐसे ही होता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके विकास में परिवर्तन होता है। इसे मैं एक दूसरे एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो सीधा गोदी में था और गोदी से ही भागना शुरू कर देगा, नहीं। वो सारे क्रम के दौरान निकलेगा। वो पहले सबसे पहले वो करवट लेना शुरू करे, अपनी गर्दन को बैलेंस करेगा, करवट लेना शुरू करेगा, फिर वो घुटनों से चलना शुरू करेगा, बैठना शुरू करेगा, सहारे से खड़ा होना शुरू करेगा और फिर वो चलना शुरू कर देगा। ऐसे ही सभी बच्चों का प्रत्येक जितने भी विकास हैं वो एक क्रम के दौरान होते हैं। इनके क्रम में में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, पर यह परिवर्तन हो सकता है कि किसी में वह धीमी गति से होता है और किसी में तीव्र गति से हो सकता है। जैसे आपने अपनी मदर को कहते हुए सुना होगा कि मेरा जो बेटा है उसने बोलना थोड़ा लेट शुरू किया था, पर मेरी बेटी ने बोलना जल्दी शुरू कर दिया था। यानी विकास बिल्कुल एक क्रम में चलता है, पर वो किसी में जल्दी हो सकता है और किसी में लेट हो सकता है, पर वो चलता उसी सीक्वेंस से है, उसी क्रम में चलता है। विकास कहलाने के लिए परिवर्तन पर्याप्त रूप से दीर्घकालीन होने चाहिए, अर्थात लंबे समय तक होने चाहिए। जब कोई शिशु भूख के कारण रोता है तब उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, किंतु जैसे उसे भोजन दे दिया जाता है शिशु रोना बंद कर देता है। इस प्रकार रोने का यह व्यवहार बहुत कम समय तक चलता है। अल्पकालीन प्रकार के परिवर्तन को विकास नहीं कहते हैं। यानी बच्चे कई बार होता है कि उनकी पसंद का कुछ टॉय है वो उनको नहीं मिल रहा है तो वो रोना शुरू कर देता है, पर यह इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों में कुछ परिवर्तन क्षणिक भर के लिए होते हैं। जैसे ही हमने वो टॉयज उसको दे दिया वो चुप हो जाता है। ऐसे ही एक बच्चा टॉफी के लिए रो रहा है, जैसे ही हमने उसको टॉफी दिला दी वो चुप हो जाएगा। तो इस प्रकार यह क्षणिक भर के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। जैसे ही उन्हें अपने आवश्यक आवश्यक चीजें मिल जाती है वह रोना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो विकास होता है वो दीर्घकालीन होता है, दीर्घकालीन होना चाहिए। उसके जो परिवर्तन पर्याप्त रूप से दीर्घकालीन होने चाहिए। अल्पकालिक प्रकार के परिवर्तन को विकास नहीं कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विकास के क्षेत्रों को परिभाषित कीजिए, यानी एरियाज ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। जिसमें है हमारा है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विकास कौन कौन से हैं। शारीरिक विकास, उसके शरीर में विकास होना, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास यानी क्रिया करना, कोई भी हम क्रिया करते हैं जिसमें चलना फिरना उठना बैठना, ये सारे इसमें हमारे मांसपेशियों का हमारे शरीर पर नियंत्रण रहता है, इसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। संवेदनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा संबंधी विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास और व्यक्तिगत विकास, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाले विकास होते हैं, जिसे हम अब सही प्रकार से समझेंगे। एक एक डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला है शारीरिक विकास। स्टूडेंट्स यहाँ पे नाम से क्या पता चल रहा है, यानी कि शरीर में विकास होना। अब शरीर की वृद्धि कैसे होती है, जब हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में की वृद्धि होती है, अंगों का विकास होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, शारीरिक विकास कहलाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि बच्चे अपनी हाइट देख रहे हैं, यानी कि इनके लंबाई में वृद्धि हो रही है और इनके भार में वृद्धि हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास कहते हैं। तो शारीरिक विकास का संबंध गर्भधारण के समय से लेकर आगे तक शरीर की संरचना तथा अनुपात में भौतिक परिवर्तन है। अब किस किस में, उनके साइज में परिवर्तन होना, स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना और उनके प्रोपोर्शन में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, शारीरिक विकास कहलाता है। यानी कि शरीर में विकास होना जो कि हमें नजर आता है, और ये शरीर का विकास हमें नजर आता है ना, कि एक बच्चा छोटा सा होता है, गर्भधारण से लेके 9 महीने तक उसका मदर के पास ही उसका वृद्धि और विकास होता है। फिर वो जब इस दुनिया में आता है तो धीरे धीरे हर दिन उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, और धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो चलना उठना बैठना सब सीखता जाता है, और उसके शरीर में ये जो संरचना में जो परिवर्तन आता है वो हमें नजर आता है, हम उसको नाप सकते हैं, उसको माप सकते हैं। सेकंड है क्रियात्मक विकास, जिसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट, यानी कि क्रिया करना। अब क्रिया कैसे करते हैं, क्रिया जब करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो मांसपेशियों जो होती हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कोई भी काम करने के लिए, वह क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। तो क्रियात्मक विकास का संबंध शारीरिक गतिविधियों के से नियंत्रण में है,
कि कोई भी बच्चा है वो नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे एक बच्चे के सामने आप ये तो एक्टिविटी करके देखना, एक छोटा बच्चा है जो कि 4-5 महीने का है, तो आप देखना, आप उसके सामने थोड़ी बड़ी बॉल रख देंगे तो वह उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो बॉल आगे चली जाएगी, फिर वो थोड़ा सा क्रॉल करेगा और फिर आगे बढ़ेगा और फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, पर अभी तक उसके हाथ में इतना नियंत्रण नहीं होता है कि वो बॉल को प्रॉपरली पकड़ सके। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो उसको कैच भी कर सकता है, थ्रो भी कर सकता है। तो यानी कि अब उसके शरीर के अंदर उस चीज को होल्ड करने की पावर आ गई है, उसको नियंत्रित करने की पावर आ गई है। इसे हम आगे समझेंगे, क्योंकि क्रियात्मक विकास को आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। शारीरिक वृद्धि में शरीर बढ़ता है तो क्रियात्मक विकास में शरीर का सहज नियंत्रण तथा प्रभावी विकास होता है। अब क्रियात्मक विकास में क्या होता है कि कोई भी बच्चा है उसके मांसपेशियों के ऊपर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है और वो हर काम को नियंत्रित तरीके से करने लग जाता है। गतिविधियों पर नियंत्रण का अर्थ शरीर की पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण है, कि जैसे वो चल रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, तो वो उसकी जो मांसपेशियां हैं उसकी गतिविधि पर नियंत्रण हो जाता है। इसे आगे हम 2 भागों में बांटते हैं। क्रियात्मक विकास को 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल क्रियात्मक विकास यानी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट यानी सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। यहाँ पे देखिए, स्थूल क्रियात्मक विकास किसे कहेंगे? एक बच्चा है वो इस बॉल को पकड़ रहा है और उसके अंदर इसमें ये जो पजल इसके पास है उसमें डाल रहा है, और दूसरा बच्चा है वो बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, फिर उसके हाथ से छूट जाती है। यानी अभी तक इसके जो मांसपेशियां हैं उनके ऊपर प्रॉपरली होल्ड नहीं हो पाता है। और सूक्ष्म क्रियात्मक विकास किसमें किसे कहते हैं? इसमें हम बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखा देते हैं, कलर्स पकड़ना सिखा देते हैं, तो अब वो अपनी जो सूक्ष्म मांसपेशियां हैं उसके ऊपर कंट्रोल करना सीख लेता है। एक बच्चा है जो अपनी शर्ट के बटन लगा रहा है, तो इसके अंदर अब इसके सूक्ष्म मांसपेशियों के ऊपर इसका कंट्रोल हो जाता है। तो अब हम इसे इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि स्थूल क्रियात्मक विकास का संबंध शरीर की मांसपेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण से है, जैसे कंधे, जांघों, ऊपरी भाग, निम्न भुजा, उदर तथा पीठ की पेशियों की गतिविधियां आदि। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं तथा अपनी भुजा को हिला सकते हैं। यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं उनके ऊपर हम नियंत्रण करना सीख लेते हैं, जिसमें अपने हाथ को हिलाना, बैठना, चलना, फिरना। पर स्थूल क्रियात्मक विकास क्या होता है, यानी फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या है, का संबंध शरीर की छोटी पेशियों पर नियंत्रण से है, जैसे कलाई, अंगुलियां, अंगूठे की पेशियां। इस नियंत्रण के परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं, पुस्तक के पन्ने पलट सकते हैं, सिलाई तथा बुनाई कर सकते हैं। पर अगर आप एक छोटे बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है, आप उसको लिखने को बोलोगे तो वो प्रॉपरली पेंसिल होल्ड नहीं कर पाएगा अपने हाथ में। यही कारण होता है कि मोटर डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे एक बच्चा प्री स्कूल में जाता है तो सबसे पहले उसको खाली क्रेयॉन्स दिए जाते हैं, क्योंकि पेंसिल उन्हें नहीं दी जाती है। और एक बहुत लंबे टाइम तक बच्चों को क्रेयॉन्स से ही, क्योंकि उसे होल्ड करना, वो थोड़ा मोटा होता है, उसे होल्ड करना इजी रहता है, उसे पकड़ना आसान रहता है। और जब बच्चा ये सारी गतिविधियां करना शुरू कर देता है और अपनी सूक्ष्म मांसपेशियों पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, फिर उसे पेंसिल दी जाती है कलरिंग करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। जिसमें पहले उनको खाली लाइनिंग करना सिखाया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको पूरी शेप सिखाई जाती है, फिर उसमें कलरिंग करना सिखाया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग होती जाती है और नियंत्रित होती चली जाती है। इसे हम कहते हैं मोटर डेवलपमेंट या क्रियात्मक विकास कहते हैं। थर्ड है सेंसरी डेवलपमेंट। संवेदनात्मक विकास का संबंध देखने, सुनने, सूंघने और स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने की संवेदी क्षमताओं के विकास से होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, जिसमें देखना, सुनना, महसूस करना, त्वचा के द्वारा महसूस करना और नाक के द्वारा सूंघना और टेस्ट लेना, ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, जो कि बच्चे के अंदर भी धीरे धीरे इसका विकास होता है। शिशु के जन्म के समय से ही उसकी संवेदनात्मक क्षमताएं पर्याप्त रूप से विकसित होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये और अधिक
अधिक विकसित होती चली जाती है, परिष्कृत तथा विकसित होती चली जाती है। उदाहरण जैसे कोई नवजात शिशु किसी चेहरे या वस्तु पर अपनी आंखें तभी केंद्रित करता है जब वे चेहरे 8 इंच की दूरी पर होते हैं। क्रमिक रूप से बच्चों को देखने की क्षमता विकसित होती है, जिससे वे अपनी आंखें दूरस्थ तथा निकटस्थ वस्तुओं पर केंद्रित करने लगता है। यानी आप देखोगे कि जब झूले में एक टॉय लगाया हुआ होता है जो ऐसे घूमता रहता है ना, तो उस समय बच्चा उस पे अपनी आंखें नहीं टिका सकता है, थोड़े समय बाद वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। तो धीरे धीरे इन सेंसेस का विकास होना शुरू हो जाता है, और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो आपने मदर को कहते सुनना होगा कि इसको मीठा पसंद है, कई बच्चों के लिए सुना होगा कि उसको नमकीन पसंद है। यानी उसके जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो होना शुरू हो जाता है। किसी बच्चे को मीठा खाना पसंद होता है, उसका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को नमकीन खाना पसंद होता है। और जो छोटे बच्चों, प्री नर्सरी के बच्चे होते हैं, उनको जो बुक्स दी जाती हैं उसके अंदर उनको टच करके सिखाया जाता है। जैसे अब सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट देना है तो उनको कॉटन पे टच करवा के बताया जाता है, और जो ग्लास है उस पे बताया जाता है कि ये अलग तरीके की सरफेस है। वैसे ही लकड़ी के ऊपर टच करवा के बताया जाता है कि ये खुरदरी है। तो इस प्रकार से टच करके भी उन्हें अलग अलग प्रकार के सेंसेस के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे गर्म, ठंडा, खुशबू, इन सब बातों का पता चलने लग जाता है। तो यह क्या कहलाता है? यह सेंसरी डेवलपमेंट यानी कि संवेदनात्मक विकास कहलाता है, जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसमें बच्चा देखना, सुनना, सूंघना और स्पर्श करना तथा स्वाद लेना महसूस करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये सेंसेस और ज्यादा डेवलप होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध बच्चों के जन्म से लेकर सोचने विचारने की क्षमताओं के प्रकट होने तक से है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है उसके सोचने विचारने के तरीकों में गुणात्मक अंतर आता है। सोचने विचारने के हमारे तरीकों में ये अंतर हमारी मानसिक संरचना तथा अनुभवों को समझने में आए बदलावों के कारण होता है। इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास की क्या परिभाषा है कि एक बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास और मानसिक विकास एक ही बात होती है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अपने वो वातावरण की और पर्यावरण की चीजों को महसूस करता है, उनके बारे में सोचता है, यानी उसकी सोचने विचारने की क्षमता का विकास होता है। और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है तो वो क्वालिटेटिव डिफरेंसेस करने लग जाता है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, बाहर में पता लगाने लग जाता है। इस प्रकार जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि एक बच्चा पजल, ये जो पजल है इसमें जैसे शेप है उसके आधार पे इसको पजल को सॉल्व करना शुरू कर देता है। यहाँ पे नंबरिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बच्चा इसके अंदर जैसे शेप है उसके आधार पे उसे लगाता है और उसके बाद नंबर कॉन्सेप्ट सीखता है। इस प्रकार से यहाँ पे शेप के बारे में बताया गया है, ट्राइंगल क्या है, रेक्टेंगल क्या है। इस प्रकार से बच्चे धीरे 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 अपनी सोचने समझने की क्षमता का विकास करते हैं, और जितनी ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जितना ज्यादा उनको सिखाया जाता है, और बच्चे करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, वो अपने हाथ से जितनी बार उस काम को करते हैं उस काम को लेकर उनके सोचने विचारने की क्षमता उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे कि सोचने विचारने के तरीकों में यह अंतर हमारी मानसिक संरचना और अनुभवों को समझने में आए बदलावों के कारण होता है। अब जिस प्रकार का बच्चों को अनुभव दिया जाएगा, जितनी ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, जितना ज्यादा वो करके सीखेंगे, उनको जितना एक्सपीरियंस होगा वो उसको उतना ही गहराई से समझते चले जाएंगे। इसे हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि किसी भी बच्चे की सोचने समझने की शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति में परिवर्तन में वृद्धि होना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। उदाहरण के लिए शिशु ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसकी आंखों से ओझल वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु वही शिशु जब 1.5 से 2 वर्ष की आयु में यह समझने लगता है, चाहे बस उसकी आंखों से ओझल हो या सामने रखी हो। जैसे
अगर एक बच्चे के हाथ में चाबी है और हम उससे ले रहे हैं और हम उसको बोल रहे हैं कि यह चाबी अब यहाँ से गायब हो गई और वो चिड़िया ले गई, वो चिड़िया लेके जा रही है उसे, तो बच्चा को लगता है कि सच में ही चिड़िया कोई आई है और उसकी चाबी को लेके चली गई है, उसकी कीज को लेके चली गई। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको पता होता है कि उसकी मम्मा उसके साथ खेल रही है, ऐसा कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है और मम्मा ने उस चाबी को छुपा दिया है। तो इस प्रकार बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, बच्चा कॉपी करता है। इसमें आपने देखा होगा आजकल सबके हाथ में मोबाइल फोन होते हैं और बच्चा जैसे अपनी मदर को, फादर को बात करते देखता है, वो उन शब्दों को पकड़ता है और वैसे ही उसी स्टाइल में बात करना शुरू कर देता है। यानी वो देखता है और उससे सोचने विचारने का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, अपनी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और उसी तरीके से वो काम करना शुरू कर देता है। और जितने भी जैसे कलर कॉन्सेप्ट देना है, उन्हें कुछ भी सिखाना है, तो जितनी बार उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, वो और ज्यादा अच्छे से उसको सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास। भाषा संबंधी विकास का संबंध उन परिवर्तनों से है जो शिशु को जो जन्म से केवल रो ही सकता था, किंतु दूसरों की भाषा समझने तथा जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह धीरे धीरे सरल से कठिन की तरफ बातों को सीखता चला जाता है। तो सबसे पहले वह रो के अपनी बात को बताता है, यानी उसकी भाषा क्या है, रोता है। उसको भूख लगती है तो वो रोता है और उसकी मदर आती है और उसको खाना खिला देती है। तो इस प्रकार सबसे पहली भाषा क्या होती है कि रोना, जिसमें मदर उसकी सभी बातों को समझती है और एक बच्चा रो के बता देता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। फिर धीरे धीरे बच्चा कुछ कुछ शब्द बोलने शुरू करता है और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके आसपास का जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसे उसको जैसी भाषा सिखाई जाती है, वह धीरे धीरे उन जटिल वाक्यों को समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास का क्या अर्थ है कि समाज के नियमों और सिद्धांतों का पालन करना क्या कहलाता है, सामाजिक विकास कहलाता है। और सामाजिक विकास का संबंध योग्यताओं के विकास से है। हम जितनी ज्यादा अपने अंदर योग्यताओं को विकसित करते हैं, समाज उतना ही हमें स्वीकार करता है। जो किसी व्यक्ति को समाज के प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार करने में, लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करने में तथा उन्हें कायम करने में समर्थ बनाती है। जैसे एक बच्चा एक प्री स्कूल में जा रहा है, तो वहां से ही उसका सोशल डेवलपमेंट उसके परिवार से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी मदर के पास रहता है, फिर वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के पास में जाता है, फिर आप देखोगे बच्चा जो है वो पड़ोसियों के पास भी जाना शुरू कर देता है। यानी धीरे धीरे वो अपने समाज के दायरे को बढ़ाना शुरू कर देता है। फिर बच्चा प्री स्कूल जाता है तो वहां पे वो अपने दोस्त बनाना शुरू कर देता है, उनसे उनकी बातों को समझना, उनके साथ रहना बैठना, उनको देख के सीखना। और धीरे धीरे इस प्रकार वो स्कूल जाता है, स्कूल से आगे उसका परिवार बनता है। इस प्रकार से वह समाज के नियमों और सिद्धांतों का पालन करता है। इसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। जैसे जैसे वो अपना दायरा बढ़ाता है, वो लोगों से मिलता है, इसे हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है भावनात्मक विकास किसे कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं के उभरने तथा उनके व्यक्त करने के समाज स्वीकृत तौर तरीकों को सीखने से है। अब भावनात्मक विकास में हमारी भावनाओं को सम्मिलित किया गया है। अब ये कौन कौन सी भावनाएं हैं, जिसमें एक बच्चा रोता है, उसको गुस्सा आता है, आश्चर्य होता है, दुख होता है, खुशी होती है, यह सारे क्या है, उसके भावनात्मक विकास है। तो इमोशनल डेवलपमेंट किसे कहते हैं का संबंध भावनाओं के उभरने, भावनाओं का उभरना क्या है, जैसे कभी उसको गुस्सा आ जाता है, अगर हम उसकी मन की बात को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो रोएगा। अगर हम उसकी मन को बात को उसी समय पूरा कर देंगे तो वो खुश होके और पास में आता है। या वह अपने दूसरे छोटे बहन भाइयों से या बड़े बहन भाइयों से ईर्ष्या करने लगता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये भावनात्मक विकास कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इसे आगे एक्सप्लेन किया गया है इसी चैप्टर में। हर एक विकास को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे खाली हम हल्की सी डेफिनेशन समझेंगे और इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें हम इसे डिटेल से समझेंगे। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देके इन कॉन्सेप्ट्स को समझाया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको हर एक बात समझाई जाएगी। पर हम एक
क्रम से चलेंगे, एक सीक्वेंस से चलेंगे, जिससे जैसे किताब में दिया हुआ है हम उसी तरीके से आगे समझते चले जाएंगे। तो इस पार्ट 1 को देखने के बाद आप बिल्कुल ये मत सोचना कि हमें अभी तक इतना ही समझ में आया है। जब तक हम इसके थर्ड पार्ट तक पहुंचेंगे, जब तक हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, इसमें हर एक पॉइंट को बहुत एक्सप्लेन किया गया है और उसे समझाया गया है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर जितना किताब में जिस हिसाब से दिया गया है, मैंने अपने वीडियो को उसी तरीके से बनाया है। यहाँ पे अभी खाली डेफिनेशंस दी गई है कि कौन कौन से एरिया हैं, उनके क्या क्या नाम है और उसमें कौन कौन सी बातें आती है। जैसे भावनात्मक विकास के अंदर भावनाओं के बारे में बताया गया है कि बच्चा किस तरीके से व्यक्त करता है और समाज उसे किस तरीके से स्वीकृत करता है। व्यक्त करना, जैसे एक बच्चे को भूख लगी, उसने रोना शुरू कर दिया, तो उसकी मदर ने उसको खाना खिला दिया, यानी समाज ने उसकी स्वीकृति दे दी। एक बच्चा एक टॉय के लिए रो रहा है कि मुझे वो टॉय चाहिए, जब तक हम उसे नहीं देंगे तो वो रोएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, पर जैसे हम उसे दे देंगे तो वो खुश हो जाएगा। यानी कि ये जो भावनाएं होती हैं क्षणिक भर होती है, और जैसे ही बच्चा उसको व्यक्त करता है और समाज के लोग उसको स्वीकृत करके कर लेते हैं, तो समाज स्वीकृत तौर तरीकों से सीखने से है कि जो भी लोग हैं वो उसको सिखाते हैं और उन बातों को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार बच्चा जो है वो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करता है और उनकी भावनाओं के को जो पेरेंट्स हैं वो समझते हैं और उन्हें स्वीकृति प्रदान करते हैं। फिर है व्यक्तिगत विकास का संबंध स्वयं से है। एक व्यक्ति के खुद का विकास किस प्रकार से होता है उसे हम व्यक्तिगत विकास कहते हैं। इसमें उसके अपने विचार का शामिल है कि वह कौन है, उसके पास कौन से व्यक्तिगत गुण तथा कौशल है तथा अपने भविष्य के लिए उसकी क्या आकांक्षाएं हैं। एक बच्चा जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और उसमें बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं। उसमें उसका चलना, बैठना, उठना, बोलना, लोगों से बात करना, वो किस तरीके से सीखता है, यह सारा क्या कहलाता है, व्यक्तिगत विकास कहलाता है। वास्तविक अर्थों में उपयुक्त सभी क्षेत्र एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न आयाम हैं। अब एक व्यक्ति के भिन्न भिन्न आयाम किस तरीके से हैं कि एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक विकास भी होना आवश्यक है, संवेदनात्मक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, व्यक्तिगत विकास भी होता है, भावनात्मक विकास भी होता है। सभी विकास के आयाम प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, पर वो भिन्न भिन्न तरीके से होते हैं और वो अलग अलग होते हैं। क्योंकि साइकिल चलाना एक शारीरिक आयाम सीख रहे किसी बच्चे का एक सदृश भावनात्मक पक्ष भी है। भावनात्मक पक्ष कैसे है, जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसका शारीरिक विकास होगा, उससे उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग होगी, उसका इसमें मोटर डेवलपमेंट होगा यानी क्रियात्मक विकास होगा। इसके अलावा भावनात्मक पक्ष क्या है, जैसे वो कभी डरेगा कि नहीं मैं नहीं चला सकता, फिर जब वो चलाना सीख लेगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ चलाना शुरू कर देगा। तो हर आयाम एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। डर या उत्साह का पक्ष जिसे साइकिल चलाना सिखाते समय ध्यान में रखना चाहिए। मतलब जब एक काम कर रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे विकास सम्मिलित होते हैं। उसका सीखना यानी उसका मानसिक विकास हो गया, उस दौरान उसका शारीरिक विकास होता है, उस समय उसका भावनात्मक विकास होता है, वो कभी डरता है, कभी खुश होता है, कभी तेजी से चलाता है। इस प्रकार एक ही विकास के बहुत सारे एक व्यक्ति के अंदर विकास के बहुत सारे आयाम हैं। किसी भी व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास में संतुलित आहार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे जैसे बच्चा विद्यालय जाने की आयु तक पहुंचता है उसकी आहार संबंधी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है। वस्तुतः 10 वर्ष की आयु से लड़कों तथा लड़कियों की आहार संबंधी आवश्यकताओं में विभिन्नताएं आती है। यानी कि अगर बैलेंस डाइट दी जाएगी तो उसका शारीरिक विकास सही प्रकार से होगा, उसका वृद्धि और विकास दोनों ही सही प्रकार से होंगे। तो संतुलित आहार का वृद्धि और विकास पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने उत्तरजीविता के बारे में जाना, हमने यहाँ पे वृद्धि और विकास के बीच में अंतर समझा कि वृद्धि किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं, और वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्र जो हैं हमने उसके बारे में जाना। अभी तक आप खाली ये सभी जितना भी इस चैप्टर में बताया गया है ये इसका खाली
आपको इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि भावनात्मक विकास किसे कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी को आगे एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। जब तक आप इसे पढ़ें, इसको समझें, आपको आप इन पिक्चर्स के द्वारा भी इसे समझें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।